Good morning, all of you. Today I will discuss the Transfer of Property Act. First of all, I will deliver the lecture on the introduction of Transfer of Property Act. The Transfer of Property Act come into the force in 1882. संपत्ति अंतरण अधिनियम 1872 में संहिताकृत रूप में भारत में प्रस्तुत की और इस अधिनियम के पहले भारत में जो संपत्ति के अंतरण से संबंधित प्रावधान थे, कुछ विनियमों तथा न्याय सम्य तथा शुद्ध अंतरण के सिद्धांत पर लागू होते थे। कुछ विनियम जैसे मद्रास विनियम, मद्रास रेगुलेशन 1802, बॉम्बे रेगुलेशन 1898 तथा 1798 के साथ 1806। इस तरह से विभिन्न प्रकार के विनियमों द्वारा मद्रास विनियम, बॉम्बे विनियम, इस प्रकार से विभिन्न विनियमों के द्वारा संपत्ति अंतरण अधिनियम का प्रावधान लागू किया जाता था तथा न्याय सम्य था शुद्ध अंतरकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। लेकिन देश की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के कारण न्याय साम्य के सिद्धांत भी प्रत्येक स्थान पर सही रूप से लागू नहीं हो पाता था। परिणाम स्वरूप भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई रहती थी, जिससे समय समय पर अनेक विवाद न्यायालयों के समक्ष आते थे। उन विवादों का निपटारा कैसे किया जाए, क्योंकि पूरे देश के लिए एक प्रकार की विधि नहीं थी। इस प्रकार से कुछ विनियमों के द्वारा प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक प्रकार के अधिनियम लागू होते थे। एक सर्वसामान्य नियम नहीं था, जिससे न्यायालयों में भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। यह महसूस किया गया कि एक ऐसी विधि लागू की जाए जो कि संपूर्ण भारत के लिए एक समान रूप में लागू हो। इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए एक संपत्ति अंतरण से संबंधित प्रावधान को लागू करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की। इस आयोग ने यह सुझाव दिया कि भारत के लिए एक संपत्ति अंतरण अधिनियम बनाया जाए, जिसे कि सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया, जो कि 1877 में एक संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित प्रावधान भारत
के लिए प्रस्तुत किया गया। लेकिन इसमें अनेक ऐसी कमियां थी जिससे इस अधिनियम का काफ़ी विरोध हुआ। इस अधिनियम में अनेक विसंगतियों के कारण काफ़ी विरोध हुआ। पुनः भारत के लिए एक दूसरी संहिता इंग्लैंड से भेजा गया, इंग्लैंड से प्रस्तुत किया गया, क्योंकि 1878 में भारत आई और इस तरह से 1877 के बाद दूसरी संहिता आई और 1878 में आई। इस प्रकार से इसमें इस विधि को भारत में विधिवत रूप से लागू किया गया। इस तरह से संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित प्रावधान जो है 1 जुलाई जो है 1882 में जो है भारत में लागू किया। इस तरह से संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित प्रावधानों को भारत में लागू किया गया। चूंकि अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, यह अधिनियम जो है पक्षकारों के द्वारा किए गए कार्यों पर लागू होता है। यह अधिनियम पक्षकारों के द्वारा किए गए कार्यों पर लागू होता है। कारों के द्वारा किए गए कार्यों पर लागू होता है। न कि विधि के प्रवर्तन द्वारा, अर्थात दिस एक्ट in force by the act of the parties, not by the operation of law। संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित प्रावधान जो है पक्षकारों के द्वारा किए गए कार्यों पर लागू होता है, न कि विधि के प्रवर्तन द्वारा, नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। इस तरह से अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है यह 137 धाराओं तथा 8 अध्यायों में विभक्त है। संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित प्रावधान जो है 137 धाराओं 137 सेक्शंस हैं इसमें, और यह 8 अध्याय में है, 8 चैप्टर्स में डिवाइड है। और प्रथम अध्याय में संपत्ति अंतरण से संबंधित सामान्य नियम दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर में इसमें संपत्ति अंतरण से संबंधित सामान्य नियम तथा निर्वचन खंड से संबंधित प्रावधान है, जो कि सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 5 है। इस प्रकार से सेकंड चैप्टर में द्वितीय अध्याय में सेकंड चैप्टर में जो है 5 से लेकर के 53A तक के प्रावधान, 5 से लेकर के सेक्शन 5 से लेकर 58 तक के प्रावधान है। इसमें 5 से लेकर के 38 तक सेकंड चैप्टर में सेक्शन 50 से लेकर के सेक्शन 58 तक है, जिसमें सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 38 तक, धारा 5 से लेकर के धारा 38 तक जो है इसमें चर एवं अचर
चल एवं अचल संपत्ति से संबंधित चल अचल संपत्ति से संबंधित संपत्ति से संबंधित प्रावधान दिए चल एवं अचल संपत्ति से संबंधित प्रावधान दिए कहाँ से सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 38 तक। मूवेबल एवं इमूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित प्रावधान दिए गए सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 38 तक। और सेक्शन इसके पश्चात 53 तक में चल शब्दों से संबंधित प्रावधान केवल यह है, इसमें चल अचल दोनों शब्दों से संबंधित प्रावधान है। इसके पश्चात जो है अचल शब्दों से संबंधित प्रावधान इस तरह से सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 53A तक के प्रावधान बता दिए गए। और क्योंकि हम लोग को इतना ही पढ़ना है इस सेमेस्टर में, और सारे सामान्य नियम 5 से लेकर के 53A तक जो है संपत्ति अंतरण से संबंधित सामान्य नियम दिए गए हैं। और 53A से लेकर के 54 से लेकर के 137 तक जो है इसमें चैप्टर 3 से लेकर के चैप्टर 8 तक है। इसमें चल अचल संपत्ति तथा चल अचल दोनों से संबंधित कुछ प्रावधान विहित किए गए हैं, जिसमें विक्रय सेल क्या गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी संबंधित है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है। मॉर्गेज जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित प्रावधान, लीज इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित प्रावधान, शेयर को विक्रय कहा जाता है। विक्रय जो है संपत्ति का होता है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत। मॉर्गेज मीन्स बंधक, इसको विक्रय कहा जाता है शेयर को। मॉर्गेज को बंधक एक अचल संपत्ति से संबंधित प्रावधान। और लीज को पट्टा कहा जाता है, पट्टा भी अचल संपत्ति से संबंधित प्रावधान है संपत्ति अंतरण अधिनियम। इसके पश्चात आता है विनिमय तथा दान। विनिमय तथा दान, विनिमय तथा दान। विनिमय जो है चल एवं अचल दोनों शब्दों का होता है। ठीक इस प्रकार से दान जो है ये भी
दोनों प्रकार की संपत्ति सम्मिलित है इसमें। चल अच्छा और इसके बाद अनियोज्यता। इस तरह से संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 147 तक के प्रावधान दिए गए हैं। क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित प्रावधान पक्षकारों के द्वारा किए गए कार्यों से विनियमित होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित प्रावधान जो है पक्षकारों के द्वारा किए गए कार्यों द्वारा विनियमित होता है। इसीलिए इसमें अगर विधि के प्रवर्तन के द्वारा कोई प्रावधान है तो उसमें संपत्ति अंतरण अधिनियम का प्रावधान लागू नहीं होगा। जैसे संपत्ति का विक्रय यदि किया जाना है तो हमेशा अचल संपत्ति का विक्रय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत होगा। लेकिन किसी चल संपत्ति का विक्रय किया जा रहा है तो वहां पर संपत्ति अंतरण अधिनियम का प्रावधान लागू नहीं होगा। जैसे ये अपनी संपदा, ये जो है अपनी संपदा यक्स बी को 10,000 रुपए में विक्रय करता है, विक्रय करने का करार करता है। 10,000 रुपए में विक्रय करने का करार करता है। ठीक है, ये की प्रॉपर्टी है एक्स, इसको बी को 10,000 रुपए में विक्रय करने का करार करता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का के द्वारा विक्रय किया जाना बी को, यह अचल संपत्ति से संबंधित प्रावधान है। अगर यहाँ चल संपत्ति से संबंधित प्रावधान आएगा तो उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का नियम लागू नहीं होगा और किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इस तरह से दूसरा उदाहरण है, जैसे ये अपनी संपदा, ये अपनी संपदा बी को उसकी मृत्यु के पश्चात जो है ये अपनी संपदा बी को वसीयत करता है। ये की संपदा यक्ष है जो कि बी को वसीयत करता है। ठीक, कि हमारे मरने के बाद संपत्ति जो है बी को अंतरित हो जाएगी। हमारे मरने के बाद बी को संपत्ति अंतरित हो जाएगी। तो यहाँ पर ये के मरने के बाद ये जब मरेगा, ये की मृत्यु होगी, तब वो संपदा बी को अंतरित होगी। क्योंकि वसीयत लिखता है कि हमारे मरने के बाद एक सलामत संपत्ति जो वह बी को मिल जाएगी। तो यहाँ पर संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ संपत्ति का विनियमन होगा। संपत्ति का नियमन कैसे होगा? बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्योंकि जो कुछ भी डिस्प्यूट उत्पन्न हो गए, क्योंकि ये ने अपनी संपदा विधि के नियम के द्वारा बी को अंतरित किया है। अगर यहाँ पर कोई विवाद उत्पन्न होता है, अब ऐसी स्थिति में विधि के प्रवर्तन के द्वारा संपत्ति का नियमन होगा। तो यहाँ पर संपत्ति अंतरण अधिनियम का प्रावधान
वसीयत के संबंध में लागू नहीं होगा। इस तरह से वह अपनी संपत्ति की वसीयत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या अन्य अधिनियम के अंतर्गत करेगा, न कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों के द्वारा। इस तरह से संपत्ति अंतरण अधिनियम में जो प्रावधान दिए गए हैं वह जो है अपने आप में सर्वसमावेशी नहीं है, अपने आप में सर्वसमावेशी नहीं है। कहने का तात्पर्य है यह न्याय साम्याथा शुद्ध अंतरणकरण के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात इस अधिनियम में आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जा सकता है। अगर संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित कोई प्रावधान है, अगर उचित रूप में लागू नहीं हो रहा है तो इसमें समय समय पर संशोधन किया जा सकता है। और यह संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित प्रावधान भारत में 1872 में प्रस्तुत किया गया। इसमें विधि आयोग के सदस्य DF मुल्ला तथा 2 अन्य सदस्यों के द्वारा यह नियम बनाया गया या कहा गया कि संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित प्रावधान जो है भारत में अगर इसमें जरूरत होगी तो आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन किया जा सकता है। कुछ अधिनियम में संशोधन भी किया गया। नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिलीवर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।